नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीडीपी की पीवाईक्यू क्लास। इससे पहले मैंने सीडीपी की पीवाईक्यू क्लास डाली हुई है, आप वो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है बिल्कुल ही आपके पास आ चुका है और एग्ज़ाम में आपको कंटेंट आपका पूरा हो चुका है। उसके लिए आपको पीवाईक्यू लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका लेवल कहाँ पर है, कि आप कौन से लेवल पर पहुँच चुके हैं अपनी प्रिपरेशन के। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे जितने भी वीडियो डाले जाएं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। डैश के उपयोग से विद्यार्थियों की उपलब्धि में डैश होने की संभावना होती है। ऑप्शन ए है प्रासंगिक पाठ्यक्रम कमी, ऑप्शन बी है शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र कमी, ऑप्शन सी है सामाजिक सहयोग वृद्धि, ऑप्शन डी है सामाजिक बहिष्कार सुधार। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, सामाजिक सहयोग और वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। ऑप्शन ए है उपयुक्त इमारती ढांचा, ऑप्शन बी है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षा, ऑप्शन सी है अनिवार्य विशेष शिक्षा, ऑप्शन डी है उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, अनिवार्य विशेष शिक्षा, ये है आपका नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है। ऑप्शन ए है पढ़ना, ऑप्शन बी है गायन, ऑप्शन सी है सोच, ऑप्शन डी है चलना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, क्योंकि डिसलेक्सिया आपका किससे रिलेटेड है, पढ़ना। इसमें बच्चा क्या करता है, बाज को सा पढ़ता है, एम को डब्ल्यू पढ़ता है, बी को डी पढ़ता है, ऐसे बच्चा चीज़ों को पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिकता का गुण निम्न में से किन बालकों में पाया जाता है। ऑप्शन ए है वह बालक जो धनी परिवार से संबंध रखते हैं, ऑप्शन बी है वे बालक जो निर्धन परिवार से संबंध रखते हैं, ऑप्शन सी है वह बालक जो सृजनशीलता का गुण रखते हैं, ऑप्शन डी है वह बालक जो प्रतिभाशाली होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, कि वह बालक जो सृजनशीलता का गुण रखते हैं, जिन बच्चों में क्रिएटिविटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शिक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। ऑप्शन ए है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ऑप्शन बी है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑप्शन सी है निबंधात्मक प्रश्न, ऑप्शन डी है वैकल्पिक प्रश्न। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, क्योंकि जब विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें आपका एक आंसर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के सब चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। ऑप्शन ए है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, ऑप्शन बी है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ऑप्शन सी है सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास, ऑप्शन डी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए है बच्चों पर पढ़ने वाले दबाव को कम करना, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, ऑप्शन सी है छात्रों की प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का उपयोग, ऑप्शन डी है निदान एवं उपचार के साधन की व्यवस्था करना। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, कि विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, ये उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है। ऑप्शन ए है वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती, ऑप्शन बी है वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर पाती, ऑप्शन सी है वह प्रतीकों का प्रयोग नहीं कर सकती, ऑप्शन डी है वह नकल नहीं कर सकती। तो जैसा कि आपका जीन पियाजे ने बताया है कि जो बच्चे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसमें बच्चा चीज़ों को रिवर्स नहीं कर सकता, रिवर्सिबिलिटी का गुण उसमें नहीं आता, वो आपका मूर्त संक्रियात्मक में आता है। क्योंकि यहाँ पर क्या बात हो रही है, जैसे एक तो बच्चे को दे दिया गया गिलास आपका ये वाला,
और एक बच्चे को आपको गिलास दिया गया है ये वाला। तो यहाँ पर इस गिलास में आपका इतना पानी है और यहाँ पर इस गिलास में आपका इतना पानी है, क्वांटिटी दोनों की सेम है। तो बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले इस गिलास को उठाएगा। क्यों उठाएगा, उसको लगता है कि इस गिलास में आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ मिल रही है, इसलिए बच्चे का क्या होगा, उसको यहाँ पर प्रतिवर्ती सोच नहीं रखता बच्चा। जो जीन प्याजे की अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक जो इन्होंने बताई है, इसमें बच्चा रिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं रखता, क्योंकि उसको जो है उसको बड़ी क्वांटिटी से उसको कोई मतलब नहीं होता। क्वांटिटी से क्या होता है, उसको बड़ी चीज़ से मतलब होता है कि चीज़ को किस जो है पात्र में डाला गया है, इससे बच्चा देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नया विषय पढ़ाना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है बच्चे पहले से क्या जानते हैं, सेकंड है सामान्य भ्रांतियाँ, ऑप्शन थर्ड है विषय सीखने के लिए पूर्वापेक्षाएं, और ऑप्शन फोर्थ है विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली। तो यहाँ पर आपने निकालना है कि कौन कौन सा यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फर्स्ट देखते हैं, बच्चे पहले से क्या जानते हैं। यस, ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चों की पूर्व जो उनके प्री एक्सपीरियंस है उनको देखना है यहाँ पर। फिर सेकंड में क्या है यहाँ पर कि सामान्य भ्रांतियाँ, बच्चों की मिसकंसेप्शंस भी होनी चाहिए। मिसकंसेप्शंस में क्या होगा बच्चे का, जैसे आपने बच्चे को सिखाया कि 2 और 4, या आपने बच्चों को सिखाया तो बच्चा इसको ऐसे लिखेगा, ठीक है। फिर आपने बच्चे को सिखाया 3 और 5 आपका, तो बच्चा इसको ऐसे लिखेगा। लेकिन आप जब बच्चे को क्या सिखाओगे, जब बच्चे को आप सिखाओगे 3, 5 एंड 2, 4, तो बच्चा इस क्वेश्चन को फिर भी आपका ऐसे ही करेगा, यहाँ से फिर यहाँ से करेगा, क्योंकि ये सम तो चलो बच्चों को आप ठीक कर दोगे। जब कैरी वाले सम आते हैं तब बच्चों के फिर क्या होती है, इसमें आप देखते हो, आप उनको फिर गलत निकालते हो सम को। ये नहीं चेक करते कि बच्चों का यहाँ पर मिसकंसेप्ट हुआ है, मिसकंसेप्शन, उनको भ्रांति हुई है यहाँ पर। तो इसलिए आपकी भ्रांतियाँ भी बहुत ज़रूरी हैं। फिर है सीखने के लिए पूर्वापेक्षाएं, ये भी आपका राइट है। विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली, आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपके चारों ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि कक्षा में किन संकेतों ने उसकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी का डैश विकास हो रहा है। ऑप्शन ए है विलंबित नकल, ऑप्शन बी है आत्म केंद्रीयता, ऑप्शन सी है अधिसंज्ञान, ऑप्शन डी है अति औचित्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, सी, ऑप्शन सी आ जाएगा आपके पास अधिसंज्ञान, जिसको मेटा कॉग्निशन कहा जाता है। मेटा कॉग्निशन क्या होती है आपके पास, मेटा कॉग्निशन में आ जाता है आपकी ये सोच है, फिर आप अपनी सोच के बारे में सोचते हो, आपकी अपनी सोच के बारे में सोचना ही आपका क्या कहलाता है, मेटा कॉग्निशन, आपका अधिसंज्ञान ये कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिक विभिन्नताओं के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालकों का शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है खेल विधि के माध्यम से बालकों को गणित तथा भाषा का ज्ञान देना चाहिए, ऑप्शन बी है उन्हें अक्षर ज्ञान तथा गणना की जानकारी प्रारंभ से ही मौखिक रूप से दी जानी चाहिए, ऑप्शन सी है लिखने तथा सीखने से पूर्व बच्चों से चित्र बनवाए जाने चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि खेल विधि के माध्यम से बालकों को गणित और भाषा का ज्ञान देना चाहिए, बिल्कुल सही है। फिर उन्हें अक्षर ज्ञान और गणना की जानकारी प्रारंभ से ही मौखिक रूप से दी जानी चाहिए, ये भी आपका सही है यहाँ पर। फिर थर्ड में आ जाएगा लिखने तथा सिखाने से पूर्व बच्चों से चित्र बनवाए जाने चाहिए, ऑप्शन डी, ये चारों ही आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है आपके पास कि गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। फिर है इसमें आपका तर्क दिया है कि लड़कियों में गणित को समझने की आनुवांशिक क्षमता नहीं होती। तो यहाँ पर आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव आपको दिख रहे हैं कि गणित के जो है शिक्षकों को लड़कियों से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, हाँ कि लड़कियों को भी गणित आता है, कि टीचर को ये नहीं सोचना चाहिए कि लड़कियों को गणित आता है। फिर सेकंड में क्या है कि उनकी जो क्षमता होती है आनुवांशिक, जो हेरिडिटी उनकी
अंडरस्टैंडिंग होती है वो क्या होती है, वो कम वो बिल्कुल वो होती ही नहीं लड़कियों में। तो दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ए और आर आपके दोनों ही गलत हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीम में समाहित करते हैं तो इसको कहते हैं। ऑप्शन ए है आत्मसातीकरण, ऑप्शन बी है समायोजन, ऑप्शन सी है केंद्रीयता, ऑप्शन डी है संरक्षणता। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन ए आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन। क्योंकि जब बच्चा यहाँ क्या कर रहा है, अपने अनुभव को अपने वर्तमान स्कीम में समाहित करते हैं। वर्तमान स्कीम में कैसे समाहित करते हैं कि जैसे बच्चे ने कैट को देखा, बच्चे ने एक कैट को देखा, तो कैट क्या कर रही है, ये बच्चे की कैट क्या है, वाइट कलर की कैट है बच्चे की। तो बच्चे ने इसको देखा, ये वाइट कलर की कैट है। फिर बच्चे ने देखा और ये म्याऊं म्याऊं कर रही है, 4 इसकी टांगे हैं। फिर बच्चे ने देखा कि एक ब्लैक कलर की कैट है, एक ब्लैक कलर की कैट है, और ब्लैक कलर की जो कैट है वो भी म्याऊं म्याऊं कर रही है और उसकी भी 4 टांगे हैं। तो बच्चे ने इसमें क्या एसिमिलेशन किया, क्या एसिमिलेशन किया बच्चे ने, कि जो आपकी कैट है वो ब्लैक कलर की भी हो सकती है, वो और आपकी वाइट कलर की भी हो सकती है। कैट आपकी किसी भी कलर की हो सकती है। तो यहाँ पर बच्चे ने एसिमिलेशन किया। और सेकंड जो बात करें समायोजन की, एकोमोडेशन की, एकोमोडेशन में बच्चा क्या करता है, जैसे बच्चे ने कैट को देखा, बच्चे ने कैट को देखा, तो कैट को देखा, बच्चे ने देखा कि इसकी 4 टांगे हैं, ये म्याऊं म्याऊं करती है कैट। फिर बच्चे ने क्या देखा, बच्चे ने एक डॉगी को देखा, डॉगी को देखा कि इसकी 4 टांगे हैं और ये भों भों करता है। तो बच्चे ने उसमें एकोमोडेट करा, अपनी जो उसकी नॉलेज थी बच्चे की, प्री नॉलेज, उसको बच्चे ने मॉडिफाई किया कि आपकी जिसकी जो 4 टांगे होती हैं, जो आपका जो कलर ब्लैक या वाइट होता है वो आपकी कैट ही नहीं होती, आपका डॉगी भी होता है वो। तो बच्चा जहाँ पर चीज़ों को मॉडिफाई करता है वो आपका समायोजन, एकोमोडेशन हो जाता है। और जहाँ अपने अनुभव को अपने वर्तमान स्कीमा से बच्चा क्या करता है, उसको समाहित करता है, फिर आपका वो एसिमिलेशन हो जाता है। ये आपकी जीन पियाजे की दोनों बताई हुई चीज़ें हैं। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट इसका, कि आपकी कक्षा के एक छात्र राजन पढ़ाई, खेलकूद, सामूहिक कार्यक्रम आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। इसका अर्थ है कि वह एक, ऑप्शन ए है क्षीण बुद्धि छात्र है, ऑप्शन बी है तर्कशील क्षमता वाला छात्र है, ऑप्शन सी है बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र है, ऑप्शन डी है आपका यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कैसा छात्र है आपका, वो बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र है, क्योंकि वो आपका पढ़ाई में भी, खेलकूद में भी, सामूहिक कार्यक्रम सब में क्या करता है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। तो वो क्या आपका मल्टी डिमेंशनल आपका जो है IQ है उसका, बालक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक के आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश, ऑप्शन बी है बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर, ऑप्शन सी है आत्मानुशासन के विकास पर जोर नहीं दिया जाता, ऑप्शन डी है आत्मानुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालक को समझाने पर। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, कि बालक में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से यह किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास जो है आपका आधारित न होकर, ज्ञानात्मक जो आपका विकास है वो नकल पर, ये आपका नकल आएगा यहाँ पर, नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। ये आपका किसने कहा, ऑप्शन ए है जीन पियाजे ने, ऑप्शन बी है कोहलबर्ग, ऑप्शन सी है स्किनर, ऑप्शन डी है वाइगोत्स्की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन ए जीन पियाजे। ये किसने कहा, आपका जीन पियाजे ने, कि बच्चे क्या करते हैं, खोज पर आधारित होते हैं, इसलिए उन्होंने बच्चे को क्या कहा है, नन्हा वैज्ञानिक कहा है। बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक भी कहा है आपके जीन पियाजे जी ने, कि नकल न करके उन चीज़ों को खोज कर वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में की महत्ता पर बल देता है। यहाँ पर है आपके पास ऑप्शन ए पारस्परिक क्रियाओं पर, सेकंड है
पुरस्कार और दंड पर, सी है आनुवांशिकता और डी है अनम्य या फिर अटल शिक्षा शास्त्रीय उपागम पर। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन ए, पारस्परिक क्रियाओं पर। तो अधिगम क्या होता है आपके पास? जो लर्निंग का क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो अधिगम लर्निंग क्या होती है आपकी? लर्निंग होती है कि अधिगम आपका जो जन्म से लेकर, जब मनुष्य का जन्म होता है तब से लेकर उसकी मृत्यु तक चलने वाला प्रोसेस है। इसमें व्यक्ति क्या करता है? प्रत्येक परिस्थिति से सीखता है और सीखने के बाद क्या करता है? अपने जो उसका बिहेवियर होता है उसमें चेंज लाता है और इसी को क्या कहते हैं? इसको सीखना कहा जाता है। फिर है इसमें, और जब जो इसकी अगर डेफिनेशन बनाएं तो क्या बनते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या है? सीखना है। आगे इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं अधिगम की जो आपके, तो अधिगम की विशेषताएं क्या होती हैं इसमें? विशेषताओं में क्या क्या आ जाता है आपके इसमें कि ये एक आपकी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है आपका ये, जब तक मनुष्य जिएगा तब तक सीखेगा। फिर है इसमें सीखने की प्रक्रिया क्या होती है आपकी? अनुकूलन की प्रक्रिया, इसको कस्टमाइजेशन कहा जाता है। और सीखना आपका यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। उसके बाद आपका क्या है कि सीखना क्या है आपका? व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना आपकी एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, एक उद्देश्य के लिए आप सीखते हो। फिर अपना जो आपकी सीखने की प्रक्रिया है वो सक्रियता पर, एक्टिविज़म जो होता है आपको उस पर निर्भर करती है। आगे इसके कुछ प्रभावित जो है कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, जैसे कि बालक की जो योग्यता होती है वो इसको प्रभावित करती है। फिर निश्चित उद्देश्य, परिपक्वता, मैच्योरिटी होती है जो इसकी, और फिर होता है इसका परिवार, समाज, वातावरण, शिक्षक का व्यवहार और सीखने की इच्छा। ये सारे क्या होते हैं? इसको प्रभावित करने वाले फैक्टर होते हैं। फिर आपका आ जाता है आपकी आनुवंशिकता में, आपकी अधिगम में क्या आएगा आपकी लर्निंग में? इसमें आपके कुछ वक्र पाए जाते हैं। इसमें आपके 4 प्रकार के वक्र पाए जाते हैं। इसमें 4 कर्व आपके पाए जाते हैं। जो आपका फर्स्ट कर्व होता है उसमें कि वो क्या होगा? फर्स्ट आपका सरल रेखीय होगा, आपका वो सरल रेखीय वक्र। इसमें क्या होता है आपके पास? इसमें सीखने की गति आपकी एक समान होती है कि बच्चा एक समान कैसे होगी कि अगर आज एक चैप्टर पढ़ा तो बच्चे ने कल फिर एक चैप्टर पढ़ा, फिर परसों भी एक चैप्टर पढ़ा, फिर नेक्स्ट डे भी एक चैप्टर पढ़ा, तो ये आपकी गति क्या होगी? सरल रेखा में होगी आपकी, बिल्कुल सीधी, जिसको बच्चा क्या करेगा? एक समान उसको करेगा। फिर सेकंड आ जाता है आपके पास कन्वेक्स कर्व, जिसको उनतोदर वक्र भी कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है आपका? उनतोदर वक्र। तो यहाँ पर क्या होगा? इसमें जो सीखने की गति होती है वो क्या होगी? वो शुरू में तो आपकी बिल्कुल तेज़ जाती है, शुरू में बिल्कुल तेज़ जाती है, और फिर उच्चतम बिंदु पर पहुँचने के बाद फिर वो आपकी ऐसे डाउन आ जाती है। फिर आपकी ये आपका यहाँ पर कर्व बनता है, फिर इसकी गति यहाँ पर धीमी हो जाती है। फिर आपके पास एक कर्व आता है, इसमें आपका नतोदर कर्व आता है, नतोदर वक्र आपका आता है। इस वक्र में आपका क्या होता है? इसमें जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो शुरू में तो धीरे धीरे बच्चा उसको सीखता है चीज़ों को, जैसे फिर क्या किया उसने, धीरे धीरे फिर उसकी जो वक्र हुआ उसका वो बढ़ना शुरू हो गया बच्चे का जो वक्र था। तो उसके बाद यानी बच्चा क्या करता है? पहले तो उसको धीमी गति से सीखेगा, फिर उसको बाद में धीरे धीरे वह सीखने की गति जो है तेज़ हो जाती है और फिर उच्चतम स्तर पर चली जाती है। ये आपका सबसे अच्छा कर्व भी माना जाता है। फिर आपके पास होता है एक आपका मिश्रित अधिगम वक्र, एक यहाँ पर आता है आपके पास मिश्रित अधिगम आपका वक्र होता है। इसमें क्या जाता है आपके पास? इसमें शुरू में तो अधिगम की गति तेज़ होती है आपकी, बच्चा बिल्कुल तेज़ी से अधिगम को करेगा, फिर इसमें धीमी होगी, फिर धीमी हो जाएगी बच्चे की गति, फिर दोबारा से तेज़ होगी, फिर धीमी हो जाएगी। ये ऐसे आपका ये एस शेप में, ये ऐसे एस शेप में आपका बनना शुरू होता है आपका वक्र। तो इसलिए इसको मिश्रित आपका क्या कहा जाता है? अधिगम वक्र कहा जाता है। फिर आपके पास होते हैं इसमें आपका लर्निंग प्लेटू होता है, जिसको अधिगम पठार कहा जाता है। अब अधिगम पठार क्या होता है आपके पास? अधिगम पठार
अधिगम पठार में क्या आता है आपके पास, इसमें जो है जो सीखने की जो गति होती है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, वो रुक जाती है, ना तो वो आगे बढ़ती है और ना ही वो घटती है, और आपकी वहीं पर रुक जाती है। ये आपका पठार होता है, कौन सा, अधिगम पठार। फिर आपके पास आते हैं अधिगम स्थानांतरण, इसको ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग भी आपका कहा जाता है। इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपकी पाए जाते हैं, आपके कौन कौन से पाए जाते हैं आपके पास, पॉजिटिव ट्रांसफ़र आपका पाया जाता है, आपका पॉजिटिव, जिसको आपका धनात्मक स्थानांतरण भी कहा जाता है। इसमें क्या होगा, इसमें आप जब किसी चीज़ को सीखते हो और उस सीखी गई चीज़ को आप दूसरी जगह भी इम्प्लीमेंट उसको कर लेते हो, वो दूसरी जगह भी आपके काम आ जाता है, ये आपका पॉजिटिव क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। और फिर आपके पास आता है नेगेटिव, जिसको आपका क्या कहा जाता है, ऋणात्मक स्थानांतरण। तो इसमें क्या होगा कि आपने जब चीज़ों को सीखा है और वो सीखी हुई चीज़ आपकी क्या होगी, आपकी कहीं दूसरी जगह पर काम नहीं आएगी और वहाँ पर आपकी बाधा उत्पन्न करेगी, तो वहाँ क्या हो जाता है आपके पास, ये आपका नेगेटिव स्थानांतरण हो जाता है। फिर एक होता है आपके पास शून्य, आपका जीरो ट्रांसफ़र। शून्य ट्रांसफ़र में क्या होगा आपके, इसमें सीखने की प्रक्रिया जब जैसे कि पूर्व अनुभव हो, ना तो वो उसमें सहायक होगी और ना ही उसमें वो बाधक होगी, तो ये क्या हो जाता है आपका शून्य ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये आपके कुछ इस प्रकार के ट्रांसफ़र थे इसमें जो आपके लर्निंग में बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है प्रगतिशील बालकों हेतु शिक्षा अवस्था उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी है सृजनशील बालकों हेतु शिक्षा उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी है सामान्य बालकों के साथ असक्षम बालकों की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी है केवल अधिगम असक्षम बालकों की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, कि सामान्य बालकों के साथ असक्षम बालकों की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना, क्योंकि समावेशी शिक्षा का आपका मीनिंग ही यही होता है कि बच्चों को समान शिक्षा दी जाएगी। आपका समावेशी शिक्षा होता है, इसमें आपके जो डिसेबल बालक भी होते हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियों को एक मात्र चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन ए है परस्पर संबंध का सिद्धांत। ऑप्शन बी है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ऑप्शन सी है एकीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, पहले पूरे हाथ को, पहले बच्चा क्या कर रहा है, पहले पूरे हाथ को क्या कर रहा है बच्चा, यूज़ करता है, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों दोनों को चलाना सीखता है। इसमें क्या कर रहा है वो, इसमें बच्चे का एकीकरण का सिद्धांत लागू हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था में बच्चा क्या करता है, तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। फिर है आपके पास पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, निगमनात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है। ऑप्शन सी है मूर्त संक्रियात्मकता में क्या करता है बच्चा, वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। और ऑप्शन डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत, कल्पनात्मक खेल करना शुरू करता है। तो ये आपकी चारों जो अवस्थाएं हैं ये आपकी जीन पियाजे ने दी हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि मूर्त जो संक्रियात्मक अवस्था है उसमें बच्चा क्या करता है, वर्गीकरण और संरक्षण कर पाता है। जो आपकी निगमनात्मक और आपकी जो ये तार्किक सोच होती है बच्चे की, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को ऑप्शन ए है स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन बी है इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन सी है इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन डी है ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी,
कि इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि टीचर जो है, टीचर के लिए क्लास में सभी बच्चे एक समान होते हैं, इसलिए टीचर को कभी भी भेदभाव बच्चों में नहीं करना चाहिए। बच्चा किसी भी जाति, किसी भी समुदाय, किसी भी संस्कृति से आया हुआ हो, उसको क्या देना चाहिए, बच्चों को महत्व दिया जाना चाहिए और क्या करना चाहिए, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है। ऑप्शन ए है ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर या ग्रेड स्तर को छोड़कर अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नत करना। ऑप्शन बी है आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना। ऑप्शन सी है शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना। ऑप्शन डी है सह शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों का, ऑप्शन ए कि ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर या ग्रेड को छोड़कर अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है जो आपकी राइट टू एजुकेशन थी बच्चों की, यहाँ पर राइट टू एजुकेशन है बच्चों की, तो इसमें क्या इसका मीनिंग है। ऑप्शन ए है कि दंड से बचने के लिए माता पिता अनिवार्य रूप से बच्चों को स्कूल भेजने के लिए बाध्य हैं। ऑप्शन बी है सतत परीक्षण के माध्यम से अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ऑप्शन सी है केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूर्णतः सुनिश्चित करेगी। ऑप्शन डी है उचित सरकारें उपस्थिति और प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी कि उचित सरकारें उपस्थिति और प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। ये आपका राइट टू एजुकेशन 2009 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है उसका संबंध होता है। ऑप्शन ए है अन्य लिंग के सदस्यों की मित्रता से। ऑप्शन बी है मानसिक शक्तियों से। ऑप्शन सी है स्कूल की उपलब्धियों से। ऑप्शन डी है शारीरिक संगठन से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी मानसिक शक्तियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार कि किस चरण में बच्चे नियम एवं व्यवस्था के अनुपालन के प्रति जवाबदेह होते हैं। ऑप्शन ए है आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता। ऑप्शन बी है अधिकार संरक्षण अभिमुखता। ऑप्शन सी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। ऑप्शन डी है सामाजिक अनुबंध अभिमुखता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी कि अधिकार संरक्षण अभिमुखता, इसके वो जवाबदेह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में संपूर्ण उपागम की संस्तुति की जाती है क्योंकि। ऑप्शन ए है इससे शिक्षक को दैनिक कार्य योजनाओं के निर्माण से मुक्ति मिल जाती है। ऑप्शन बी है इसके द्वारा प्रकरण के महत्वपूर्ण अंगों पर अतिरिक्त बल प्रदान किया जाता है। ऑप्शन सी है यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है। ऑप्शन डी है यह परीक्षण कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आशना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। वह लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है। ऑप्शन ए है पूर्व पारंपरिक। ऑप्शन बी है पारंपरिक। ऑप्शन सी है उत्तर पारंपरिक। ऑप्शन डी है मूर्त संक्रियात्मक। ये आपका क्या हो गया, प्री कन्वेंशनल स्टेज होगी आपकी, प्री कन्वेंशनल, ये आपकी कन्वेंशनल होगी, ये आपकी पोस्ट कन्वेंशनल होगी। यहाँ पर तो तीनों में से आपका कौन सा आ जाएगा आपका राइट आंसर, यहाँ पर ऑप्शन बी कन्वेंशनल स्टेज में आ जाएगा आपका। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ये आपका कहा गया है उसमें, तो ये आपका किस में आएगा, पारंपरिक स्टेज में आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का व्यक्ति दया और सहानुभूति में विश्वास करता है तथा उसे सत्य और मानवता में अगाध श्रद्धा होती है। ऑप्शन ए है सामाजिक व्यक्तित्व। ऑप्शन बी है धार्मिक व्यक्तित्व। ऑप्शन सी है कलात्मक व्यक्तित्व। ऑप्शन डी है राजनैतिक व्यक्तित्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो सामाजिक व्यक्तित्व होगा उसकी दया और सहानुभूति में विश्वास रखता है और उसे सत्य और मानवता में अगाध श्रद्धा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे अपने समाज के संबंध में ज्ञान रहने के
कौशल, मूल्य, नीतियाँ किससे सीखते हैं? ऑप्शन ए है आस पड़ोस, ऑप्शन बी है धर्म, ऑप्शन सी है स्कूल, ऑप्शन डी है समकक्षीय समूह। यहाँ पर आपका बच्चे आस पड़ोस से भी सीखते हैं, धर्म से भी सीखते हैं, स्कूल से भी सीखते हैं और समूह आपके समकक्षीय समूह होते हैं इनसे भी सीखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए बी सी डी, ये चारों ही आपके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना ऑप्शन ए है छात्रों में प्रत्याहार निवास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, ऑप्शन बी है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, ऑप्शन सी है बच्चों को अधिगम के लिए निरुप्रेरित करेगी, ऑप्शन डी है अधिगम के लिए, यहाँ पर आपका आ जाएगा पाड़ आ जाएगा, यहाँ पर ये पहाड़ नहीं आएगा, पाड़ आधारभूत संरचना को काम करेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि अधिगम के लिए क्या करेगी, यहाँ पर पाड़ जो है आपका आधारभूत संरचना का काम करेगी, जो कि आपका वाइगोत्स्की ने दिया है। वाइगोत्स्की ने एक आपका जेडपीडी दिया है, जोन प्रोक्सिमल जो आपका एरिया होता है, और एक आपका क्या दिया है, एक ढांचा पहाड़ या जो है ढांचा दिया है वाइगोत्स्की ने आपका, और एक आप जो निजी वाक दी है, निजी वाक दी है आपकी वाइगोत्स्की ने कि बच्चा क्या करता है अपने काम को रेगुलेट करता है। जब बच्चा खुद से बोलता है अकेले में तो वो क्या करता है अपने काम को रेगुलेट करने का काम करता है। तो ये वाइगोत्स्की जी ने बताया था, और वाइगोत्स्की का क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आता है, जीन पियाजे का और आपका वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, ये आपके इतने इम्पोर्टेंट है जो आपके पेपर में आते ही आते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।